स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने डिप्लेशन ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा था। पानी के डिप्लेशन से कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, क्या इफ़ेक्ट होता है इन्वायरमेंटल एटमॉस्फेयर पर। अब हम जैव अपघटन और जैव अपघटनशीलता यानी कि बायोडिग्रेडेशन एंड बायोडिग्रेडेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। जैव अपघटन मतलब जब कोई भी जैविक पदार्थ मृत हो जाता है तो उसको वो क्या होता है, माइक्रोब्स के थ्रू यानी कि सूक्ष्म जीवाणु या सूक्ष्म जीवों के द्वारा छोटे छोटे पार्टिकल्स में अपघटित हो जाता है, जिसको हम अपघटनशीलता कहते हैं। कचरा, चमड़ा, फलों के छिलके आदि सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा इन कार्बनिक पदार्थों का अपघटन किया जाता है। अपघटन का मतलब होता है डिकम्पोज, इट मीन कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देना, जिससे ये पदार्थ द्रव एवं गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। द्रव वाष्पीकृत हो जाता है तथा गैस हवा में मिल जाती है। पदार्थों के अपघटन से CO2 गैस बनती है, जो वातावरण में CO2 कंटेंट बढ़ाती है। घास फूस के तिनके, पत्तियां, सब्जी, फलों के छिलके आदि कार्बनिक पदार्थों का जीवाणुओं द्वारा अपघटन किया जाता है। ऐसे पदार्थ बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है यानी कि जैविक पदार्थ होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। और जो अपघटित हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल या अपघटन होने वाले पदार्थ कहे जाते हैं तथा ये क्रिया बायोडिग्रेडेशन कहलाती है। तो अब आप बायोडिग्रेडेशन की डेफिनेशन दे सकते हैं। और पदार्थों का वह गुण जिसके कारण उनका जैविक अपघटन संभव होता है बायोडिग्रेडेबिलिटी कहलाता है। कुछ पदार्थ यथा कांच, प्लास्टिक, पत्थर आदि जीवाणुओं द्वारा अपघटित नहीं होते। ऐसे पदार्थ नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। प्रायः कूड़ा, लुगदी, पल्प, सब्जियों के अवशेष आदि फेंक दिए जाते हैं, जिनके सड़ने गलने की तीव्रता में बैक्टीरिया, वायरस प्रक्रिया में बैक्टीरिया, वायरस आदि की अहम भूमिका होती है। ये जीवाणु वायुजीवी, अवायवीजीवी यानी कि एरोबिक और एरोबिक व विकल्पी यानी कि फैकल्टेटिव होते हैं। हवा की उपस्थिति में अपघटन होने पर द्रव व CO2 बनती है तथा अवायवीजीवी या विकल्पी जीवाणुओं के केस में मीथेन व अमोनिया व H2S गैस बनती है। पदार्थों के सड़ने गलने से दुर्गंध पैदा होती है, जो अपघटन का एक रूप है। निम्न तापमान पर अपघटन क्रिया स्लो होती है व उच्च ताप 20 डिग्री सेल्सियस से -44 डिग्री सेल्सियस तक अपघटन प्रक्रिया तेज होती है। ठंड में वायरस की एक्टिविटी स्लो रहती है, जिससे अपघटन दर धीमी रहती है। जैव उपचार बायो रेमेडिएशन, जैव जीवाणुओं का उपयोग प्रदूषणकारी पदार्थों से निजात या छुटकारा पाने के लिए युक्त या तर्कसंगत व्यवस्था की जाती है, तो इसे बायो रेमेडिएशन कहते हैं। उद्योगों में विभिन्न प्रक्रियाओं के कारण रासायनिक क्रियाओं से जटिल यौगिक बनते हैं, जो जहरीले व हानिकारक प्रकृति के होते हैं तथा हवा, पानी व मृदा आदि में पहुंचकर उन्हें भी अपने जैसा ही कर देते हैं। इस हेतु कुछ ऐसे जीवाणुओं की मदद से उन्हें अनुकूल का ताप देकर इनके हानिकारक प्रभाव को समाप्त कर देने की प्रक्रिया को ही बायो रेमेडिएशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड की सांद्रता को 95% तक डाइल्यूट किया जा सकता है तथा विलायकों की सांद्रता 10 लाख प्रति खरब से 10 भाग प्रति 10 लाख भाग में तक किया जा सकता है। आजकल सुपर बैग्स जो जेनेटिक इंजीनियर की एक तकनीकी है, जिसमें विषाक्त रसायनों को CO2 या अन्य कम हानिकारक गैसों में कन्वर्ट कर दिया जाना संभव होता है, का प्रयोग बहुत यातायात में होता है। तो देखिए, ये हमारा था बायोडिग्रेडेशन एंड बायोडिग्रेडेबिलिटी और बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन में होता क्या है, सार इसका ये है कि जो पदार्थ ज़्यादा हानिकारक होते हैं तो उनको कम हानिकारक पदार्थों में तोड़ दिया जाता है। ठीक है,
फिर बात करते हैं हम सूक्ष्म जीवाणु की, माइक्रोब्स की। तो सूक्ष्म जीवाणु क्या हैं? माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीवाणु उनको बोलते हैं हम जो क्या करते हैं, एक प्रकार से प्रकृति के सफाईकर्ता या सफाई कर्मचारी कहलाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवाणु जिन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, उन्हें माइक्रोब्स भी कहा जाता है। जैसा इंफॉर्मेशन सिस्टम को आज की भाषा में इन्फोसिस कहते हैं, इसी प्रकार सूक्ष्मदर्शी से दिख पड़ने वाले माइक्रोन साइज वाले जीवाणु माइक्रोब्स कहलाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में उत्पादों एवं उपभोक्ताओं के मृत होने पर उनका अपघटकों यानी कि डिकम्पोजर्स द्वारा किया जाता है, जो कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों को गैसों व द्रव में बदल देते हैं। ये मृदा जो खनिज बनाने की प्रक्रिया होती है वह मिनरलाइजेशन कहलाती है। इन माइक्रोब्स की कुछ प्रजातियां यहाँ तक कि लिग्निन व सेलुलोज को भी अपघटित कर देती हैं। सेलुलोज यानी कि लकड़ी, लिग्निन थोड़ी सी लकड़ी से मतलब जो अंदर वाली पतली सी लिगामेंट होता है हड्डियों में, वो उसको भी ये गला देती हैं। इसके अलावा कैरोटीन व साइटिन जैसे जटिल यौगिक भी अपघटित हो जाते हैं। कैरोटीन जिसके हमारे बाल और नाखून बने होते हैं वो। अतः माइक्रोब्स कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कर मृदा में खनिज पैदा करने के साथ साथ परपोषितों के लिए पोषण समृद्ध भोजन स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। ये अन्य जीवों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए पदार्थों को रूपांतरित कर देते हैं। ये फूड वेब का भी निर्माण करते हैं। जीवाणु पेड़ पौधों, मनुष्यों एवं जानवरों में पाए जाते हैं, जो कैंसर, डायबिटीज़ व लंग्स डिजीज़ पैदा करने वाले होते हैं। ये हमेशा हानिकारक नहीं होते, ये फ़ायदेमंद यथा जैसे दही जमाना, खमीर उठना आदि में लाभदायक होते हैं। देखिए जीवाणु जो होते हैं वो लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। हानिकारक ऐसे होते हैं जिनसे विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, और लाभदायक जैसे दही का जमना ये बैक्टीरिया के थ्रू होता है, खमीर का उठना ये भी बैक्टीरिया के थ्रू होता है, और भी बहुत सारे मेडिसिन यानी कि एंटीबायोटिक्स जो बनाई जाती हैं वो इन्हीं से बनाई जाती हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान NIH के अंतर्गत राष्ट्रीय एलर्जी व इन्फेक्शियस रोग संस्था NIAID द्वारा रोगों के फैलने, उनके निदान करने व टीकाकरण करके रोग फैलने से रोकने की व्यवस्था का अनुसंधान किया गया है। सीवेज उपचार में सूक्ष्म जीवाणु की भूमिका। तो सीवेज उपचार में कैसे करते हैं, मतलब जो नालों की सफाई करने के लिए कैसे इनका उपयोग किया जाता है। सीवेज जो घरों, अस्पतालों, होटलों, कसाई घरों, गौशाला आदि से निष्कासित होता है, जिनमें कार्बनिक पदार्थों की प्रचुर मात्रा रहती है तथा इसमें रोग फैलाने वाले व सीवेज का उपचार करने वाले सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं। उपचार के प्रथम चरण में तैरते हुए अकरिय पदार्थों को अलग कर बचे अवशेष कार्बनिक पदार्थों की मात्रा जो अब साधन टैंक से मिलते हैं को स्लज डाइजेस्टर में ले जाकर वायवीय क्रिया से अनुकूल ताप देकर अरोग फैलाने वाले जीवाणुओं की संख्या बढ़ाकर इन कार्बनिक पदार्थों का अपघटन किया जाता है। अपघटन में बैक्टीरिया द्वारा कार्बनिक पदार्थों को द्रव व गैस, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि में बदल दिया जाता है। गैसों को इकट्ठा करके फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तथा द्रव सहित बचे हुए सीवेज को सैंड बेड पर डालकर निचोड़ लिया जाता है तथा अवशेष पाचित सीवेज निचोड़कर सूख कर केक के रूप में, पपड़ी के रूप में उतारकर खाद के रूप में फसलों में डालकर उत्पाद अच्छा पैदा किया जाता है। अतः सूक्ष्म जीवाणु द्वारा सीवेज के अपघटन किए जाने से सीवेज से उपयोगी पदार्थ यथा गैस व खाद स्वरूप सीवेज केक प्राप्त कर राजस्व बढ़ाया जाता है। तो बैक्टीरिया का उपयोग सीवेज के उपचार में किया जाता है, मतलब जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको बैक्टीरिया क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। जीवाणुओं का तत्वों के चक्र में भूमिका। तो देखिए बैक्टीरिया ही क्या है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो जितने भी तत्व उपस्थित हैं कार्बनिक, चाहे कार्बनिक हों, वो क्या करते हैं, उन सबको गलाकर अलग अलग कर देते हैं, अपघटित करके अलग अलग कर देते हैं और दोबारा से वातावरण में या हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें मिला देते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, सभी तत्वों का चक्रण होता रहता है। इनमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका कौन निभाता है, माइक्रोब्स निभाते हैं। ठीक है,
फिर क्या है, जैव फंगी नाशकों का एवं जैव कीटनाशकों का उपयोग। देखिए जैव फंगी नाशकों इनका हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये हमारी कृषि के लिए हानिकारक हैं और एक प्रकार से जीव जंतुओं के लिए भी हानिकारक होता है। बायोपेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का है जैसे DDT है, इनका उपयोग करना अब वर्जित कर दिया गया है सरकार के द्वारा। कृषि प्रधान देश में कृषि की उपज बढ़ाने के लिए गोबर पत्तियों की खाद की अपेक्षा रासायनिक खाद का बहुत उपयोग किया जा रहा है। अच्छी उपज को बनाए रखने के लिए अच्छी खाद ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे कीट पतंगों एवं खरपतवार से बचाना जरूरी है। इसके लिए रासायनिक कीटनाशकों, फंगी नाशकों व खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं, जिनसे फसलें केवल सुरक्षित ही नहीं होती बल्कि उनमें विषैलेपन का प्रभाव आ जाता है, जिससे भोजन के रूप में फसल उत्पाद का भक्षण करने वाले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बीमार हो जाते हैं। फसल का लगभग 30% भाग कीट पतंगों द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, अतः इससे बचाना एवं कीड़ों चूहों से रोकना जरूरी है। इसके लिए ऐसे कीटनाशकों, फंगीनाशकों व खरपतवारों नाशकों का प्रयोग इनके प्रकोप से बचाएं तो सही, परंतु उनमें विषैलापन न आए इसके लिए पेड़ पौधों व जानवरों से बने फंगीनाशकों आदि का प्रयोग किया जाता है। एक अनुमान के अनुसार सिट्रस के पौधों पर पाए जाने वाले कीड़ों को लेडीबर्ड बीटल्स द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसी प्रकार मच्छरों के लार्वा को गैम्बुसिस मछली द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। गन्ने की फसल पर लगने वाले कीड़े को कॉक्सीनीलेट के परभक्षियों द्वारा नष्ट किया जा सकता है। स्क्रू वर्म तथा रेड वेविल जीव पर विकिरण रेडिएशन डालकर उनका सेटेलाइजेशन कर नियंत्रित किया जा सकता है। वास्तव में बायोपेस्टिसाइड्स ऐसे पेस्टिसाइड्स हैं जो जानवरों, पेड़ पौधों तथा कुछ खनिजों से प्राप्त किए जाते हैं। कैनोला तेल और बेकिंग सोडा बायोपेस्टिसाइड्स हैं। 2001 वर्ष में 195 बायोपेस्टिसाइड्स थे जो आज 780 संख्या में हैं। सूक्ष्मजीवी पेस्टिसाइड्स में सूक्ष्म जीव यथा बैक्टीरिया, फंगस, वायरस व प्रोटोजोआ आदि सक्रिय अवयव होते हैं। फंगीनाशक बीट्स की रोकथाम में सहायक होते हैं। बैसिलस थ्रिंगिजीनियस यानी कि BT कीटों के लार को नष्ट कर देता है। बायोकेमिकल पेस्टिसाइड्स अपने अविषैलेपन से पेस्ट को नियंत्रित करते हैं। ये बायोपेस्टिसाइड रासायनिक पेस्टिसाइड्स के मुकाबले विषैले कम होते हैं। बायोपेस्टिसाइड्स की कम मात्रा ही ज़्यादा प्रभावी होती है। फसलों की उच्च उत्पादकता हेतु इनका प्रयोग करना उचित रहता है। प्राकृतिक कीटनाशकों जिन्हें बायो इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं, कीड़े मकोड़ों को मारने के काम आता है। तंबाकू से निकोटीन तथा नीम से मार्गोसा नामक प्राकृतिक कीटनाशक प्राप्त होते हैं। मार्गोसा कीटनाशक पेड़ के कीड़ों को भी किल करता है। तो विशेष यह इकोतंत्र में जैविक अजैविक होते हैं, उत्पादक उपभोक्ता और अपघटकर्ता होते हैं। हरे पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता प्राथमिक, द्वितीयक और उभयहारी यानी कि सर्वाहारी भी होते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। अजैविक में हवा, पानी, मृदा, प्रकाश, ताप, दाब, शांता ये सब क्या अजैविक हो जाते हैं। इकोतंत्र की बात करते हैं तो इकोतंत्र प्राकृतिक और स्थलीय, जलीय, कृत्रिम में होते हैं। यानी प्राकृतिक में स्थलीय और जलीय आ जाता है, और जलीय भी स्थिर पानी वाले स्रोत और बहने वाले पानी वाले स्रोत, झील, तालाब, इसमें नदी, नहरें, महासागर, समुद्र आदि हो जाते हैं। और कृत्रिम में फसली भूमि, एक्वेरियम, पार्क, किचन गार्डन आदि कृत्रिम होते हैं। ठीक है, ये कृत्रिम हो जाएंगे। ठीक है, ये रहा इकोतंत्र का। ये देखिए अजैविक, जैविक, अकार्बनिक हो जाएंगे, कार्बनिक हो जाएंगे, वातावरणीय हो जाएंगे, और जैविक में उत्पादक और उपभोक्ता आ जाएंगे। ठीक है, सतत विकास के बारे में पढ़ लेंगे। क्या है सतत विकास? नवीनीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी। नवीनीकरणीय ऊर्जा साधन के स्रोत, सोर्स ऑफ रिन्यूएबल सोर्स। पन बिजली हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, और अनवीकरणीय ऊर्जा में, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में कोयला, धातु अयस्क, ये सब अनवीकरणीय ऊर्जा के साधन हो जाएंगे जो रिन्यूएबल ना हो पाए, मतलब जिनको दोबारा से हम प्राप्त नहीं कर पाते, वो अनवीकरणीय ऊर्जा कहलाते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका
कुछ क्वेश्चन हैं, इनको आप देख लेंगे ठीक है। इन सब के आंसर लिख लें ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरल साइंस के बेस पर भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका।